मैडम शक्ति की जादुई वर्दी। मैं बोलूं जमींदार जी, ओ जमींदार जी, जल्दी से बाहर आइए, गजब होई गवा। अरे अरे, सुबह सुबह क्या गजब हो गया पुजारी जी। मैं बोलूं जल्दी से मंदिर चलिए, मंदिर से नटराज की प्राचीन मूर्ति चोरी हो गई है। ये कैसे हो गया पुजारी जी? चलो मैं देखता हूँ। जमींदार सज्जन सिंह और कुछ गांव वाले पुजारी के साथ मंदिर आते हैं तो हैरान ही रह जाते हैं, क्योंकि मूर्ति तो अपने स्थान पर मौजूद थी। पर मूर्ति तो ये रही पुजारी महाराज, फिर कौन सी मूर्ति चोरी हो गई? मैं बोलूं जमींदार जी, ये वो मूर्ति नहीं, कोई और मूर्ति है। किसी ने असली मूर्ति चुरा कर उसकी जगह नकली मूर्ति रख दी है। पुजारी की ये बात सुनकर जमींदार सहित सभी गांव वाले हंसने लगते हैं। पुजारी जी, अपने दिमाग का इलाज कराइए। आपको असली मूर्ति भी नकली दिखाई देने लगी है। मैं बोलूं ये नकली मूर्ति है जमींदार जी, असली मूर्ति तो चोरी हो गई है। पुजारी जी, क्या मंदिर का ताला टूटा हुआ था? मैं बोलूं ताला तो लगा हुआ था और मैंने सुबह आकर अपने हाथों से खोला है। तो फिर बंद ताले से मूर्ति कैसे चोरी हो सकती है पुजारी जी? आज के बाद ऐसा मजाक मत करना। चलो भाइयों। ये कहकर सभी गांव वाले पुजारी को मूर्ख समझकर अपने अपने घर लौट जाते हैं, मगर पुजारी गंगाधर चिंता में पड़ जाता है। मैं बोलूं बंद ताले से मूर्ति कैसे चोरी हुई, ये तो गंभीर रहस्य है और अब इस रहस्य से पर्दा मैडम शक्ति ही उठाएगी। यही सोचकर गंगाधर इसकी रपट थाने में लिखवाता है और मैडम शक्ति हवलदार मोटू और पतलू को लेकर जांच पड़ताल के लिए तुरंत मंदिर में आती हैं। क्यों रे पुजारी, यह मूर्ति असली मूर्ति नहीं, मतलब नकली मूर्ति है, हैं? क्या इसका कोई सबूत है तेरे पास? मैं बोलूं मैडम जी, मैं सालों से उस मूर्ति को देखता आया हूँ, इसीलिए पहचान सकता हूँ कि ये वो मूर्ति नहीं है। ये सुनकर मैडम शक्ति कुछ सोचते हुए बोलती हैं। फिर तो भाई कोई बड़ा झोल लगे से। कमबख्त समझ नहीं आ रहा कि बंद ताले से मूर्ति गायब कैसे हो गई। मैडम, हो सकता है कि नटराज भगवान ये नकली मूर्ति रख असली वाला मूर्ति खुद उठा ले गए। हाँ। रत तुम तो रहने ही दो, अकल के दुश्मन। मैडम शक्ति मंदिर की अच्छे से जांच पड़ताल करती है, मगर उसे चोरी का कोई सुराग नहीं मिलता। यो आखिर बंद ताले से मूर्ति चोरी कैसे हो गई? कोई ना कोई तो रहस्य जरूर से, उसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। यह काम तो मेरी जादुई वर्दी ही कर सकती है। मैडम शक्ति के पास एक जादुई पुलिस वर्दी होती है, जिसे पहनकर मैडम शक्ति अदृश्य हो सकती थी। मैडम शक्ति तुरंत वो वर्दी पहनती हैं और एक मंत्र बोलती हैं। तंत्रम मंत्रम हुल हुल हाउ, मैं तुरंत अदृश्य हो जाऊं। ये मंत्र बोलते ही मैडम शक्ति अदृश्य हो जाती हैं और फिर मोटू पतलू से कहती हैं, सुनो रे मोटू पतलू, तुम दोनों तुरंत मंदिर के पास वाले हाट में पहुंच जाओ। क्या मैडम, आप बोल तो रही हैं पर दिखाई काहे नहीं दे रही? मैडम, मिस्टर इंडिया तो नहीं बन गई मोटू? मिस्टर इंडिया नहीं, मिस इंडिया बोल गधे। गलती हो गई मैडम जी। अब और गलती ना करो, जो कहा है वो करो। मैडम शक्ति अदृश्य होकर मंदिर के आसपास घूमने लगती हैं और तभी उनकी नजर एक भिखारी पर पड़ती है। भिखारी के हाथ में फलों से भरी एक छोटी टोकरी होती है। इस टोकरी को देखकर मैडम शक्ति हैरान रह जाती हैं और उसे याद आता है कि रात मंदिर का द्वार बंद होने के समय वो फल नटराज की मूर्ति के सामने रखे हुए थे। फिर फल इस भिखारी के हाथ में कैसे आए? यही सोचकर मैडम हवलदार मोटू पतलू को आदेश देती हैं। मोटू पतलू, उस भिखारी को देखो जिसके हाथ में फलों की टोकरी है। लो, भिखारी देख लिया मैडम, अब बताओ क्या करना है? उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन पहुंचो। मोटू और पतलू मैडम शक्ति के आदेश का पालन करते हुए उस भिखारी को पुलिस स्टेशन ले आते हैं। उधर अदृश्य मैडम शक्ति थाने पहुंचकर अपने अदृश्य रूप से बाहर आती हैं और उस भिखारी से पूछताछ करती हैं। क्यों रे, यो फल वाली टोकरी तुझे कहां से मिली? यो तो मंदिर में ताले के भीतर रखी हुई थी ना? मैडम, मुझे तो ये फल जुल्फी उस्ताद ने दिए थे। यो जुल्फी उस्ताद कौन नमूना से भाई, और कहाँ मिलेगा? मंदिर के पास वाली जंगली बस्ती में मिलेगा मैडम। रे मोटू पतलू, चलो भाई इस नमूने से भी मिल लेते हैं। मैडम, मिलकर क्या करना है, पकड़कर थाने ले जाते हैं। मैडम, यहाँ लाकर छित्तर परेड करेंगे तो मूर्ति मिल ही जाएगी। अरे ओ हवलदारो, इब सीआईडी मत बनो, सीधे सीधे मेरे साथ चलो। मैडम शक्ति मोटू पतलू को साथ लेकर जुल्फी उस्ताद को गिरफ्तार करने जाती हैं। जुल्फी उस्ताद पुलिस को देखते ही भागने लगता है।
मगर मैडम शक्ति की गाड़ी उसका पीछा करती है। भाग भाग बेटा भाग, मैं भी तो देखूं तू कहाँ तक भाग पाता है। अब तो इसका बैंड बच के रहेगा मोटू। पुतलू, ऐसा तो कोई बदमाश ही नहीं है जिसका बैंड मैडम ना ही बजा सकत। रे पतलू, ऐसा तो कोई बदमाशी नहीं है जिसका बैंड मैडम ने ना बजाया हो। जुल्फी उस्ताद काफी भागता है, मगर आखिर में मैडम शक्ति के हाथ लग ही जाता है। मैडम शक्ति जुल्फी उस्ताद को थाने लाकर उससे कड़ी पूछताछ करती हैं, तो एक नया रहस्य सामने आता है। जुल्फी उस्ताद कहता है, मैडम, आज जंगल से एक गुप्त रास्ता मंदिर के अंदर जाता है। रे ये तेरे को कैसे पता चला रे? मैडम, इसने गुप्त रास्ता सपने में देखा होगा। रे तू तो अपनी चोंच बंदी रख, इस जुल्फी को बोलने दे। मैडम, मैंने उस गुप्त रास्ते से जमींदार को मंदिर में घुसते देखा था। ये सुनकर मैडम शक्ति और हवलदार मोटू पतलू अवाक रह जाते हैं। जमींदार सज्जन सिंह गांव का सबसे शक्तिशाली आदमी था। उस पर सीधे सीधे हाथ डालना बड़ा ही मुश्किल काम था। जमींदार की पहुंच भी बहुत दूर तक थी। इसीलिए मैडम शक्ति सोचने को मजबूर हो जाती हैं। क्यों रे जुल्फी बावले, जमींदार जैसे भले आदमी पर दोष लगाते तने शर्म ना आती? जानता भी है वो कौन है? मैं सच कह रहा हूं मैडम, मैंने उसे ही गुप्त रास्ते से मंदिर में घुसते देखा था। उस दिन के बाद मैं उस गुप्त रास्ते से कई बार मंदिर में घुस चुका हूँ। फिर तो वो नटराज की असली मूर्ति तूने ही चुराई होगी। माँ कसम मैडम, मूर्ति मैं नहीं चुराया। ये सुनकर मैडम शक्ति असमंजस में पड़ जाती हैं और गंभीर होकर सोचती हैं, कोई ना कोई तो रहस्य जरूर होगा। मुझे तो ये जमींदार कोई बहरूपिया ही लगे से, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। इस बात का पता तो लगाना ही पड़ेगा। यही सोचकर मैडम शक्ति अपनी जादुई वर्दी पहनकर फिर से अदृश्य हो जाती हैं और फिर उसकी गाड़ी जमींदार की हवेली की तरफ दौड़ती दिखाई देती है। अदृश्य मैडम शक्ति अपनी गाड़ी को हवेली से काफी दूर खड़ी करके हवेली में घुस जाती हैं। मैडम शक्ति जैसे ही हवेली में घुसती हैं, जमींदार सज्जन सिंह को एक गुप्त कक्ष पर ताला लगाकर चाबी को छिपाते हुए देख लेती हैं। बस 2 दिन और बचे हैं। 2 दिन बाद माल बिक जाएगा। इस माल पर पूरा 1 करोड़ रुपए कमाई करूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये सुनकर मैडम शक्ति का शक यकीन में बदल जाता है और वो खुद से कहती हैं, यो कमबख्त जमींदार कौन सा मालिक बेचकर करोड़ों की कमाई करेगा? इसका मालिक तो देखना ही पड़ेगा। ये कहकर मैडम शक्ति जमींदार के जाते ही चाबी उठाकर उस गुप्त कक्ष का दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाती हैं और फिर जैसे ही खोजबीन करती हैं तो हैरान ही रह जाती हैं। नटराज की असली मूर्ति उसके सामने होती है। तो पुजारी ठीक ही कहता था, असली मूर्ति तो इस जमींदार के पास है। कमबख्त का मारा भगवान की मूर्ति को मालिक कहता है और उससे बेचकर करोड़ों कमाना चाहता है, पर मैडम शक्ति से बचेगा तभी तो कमाएगा ना बदमाश। उस दिन के बाद मैडम शक्ति अपने अदृश्य रूप में जमींदार सज्जन सिंह के आसपास घूमने लगती हैं और जब जमींदार के घर मूर्ति की नीलामी के लिए मूर्तियों के तस्कर जमा होते हैं तो अदृश्य मैडम शक्ति एकाएक दृश्य हो जाती हैं। ये देखकर जमींदार सहित सब तस्कर हैरान और परेशान हो उठते हैं। क्यों रे जमींदार, इब पैसों के लिए भगवान को भी बेचने लगा? शर्म ना आती तन्ने? मुझसे भूल हो गई मैडम शक्ति, इस बात को राज ही रहने दो। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। तू मन्ने के देगा बावड़े? दूंगी तो मैं तुम सबको। मूर्ति चोरों, तुम सबको अब मैं जेल की सजा दूंगी। चलो रे। उसी समय मोटू और पतलू भी पहुंच जाते हैं। मैडम शक्ति जमींदार और दूसरे लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल देती हैं। इस तरह भगवान नटराज की असली मूर्ति पुनः मंदिर में पहुंच जाती है और पुजारी गंगाधर की प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहता।